नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो इस साल होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में देखिए क्या पूछा गया है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क then it gains electron from the silk, gives electron to the silk, gains proton from the silk and gives proton to silk। तो सबसे पहला चीज़ तो ये, जब कभी भी चार्ज ट्रांसफ़र होती है, चार्ज ट्रांसफ़र जब कभी भी होता है, हम लोगों को पता है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटॉन कभी भी वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता। दैट्स वाई ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। सेकंड थिंग, एक्सपेरिमेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब ग्लास रॉड को रब करते हैं तो इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। याद कैसे करेंगे इसको? एक सिंपल सा वर्ड है जीपी, मैथमेटिकल वर्ड। जीपी के फॉर्म में याद आप लोग रख सकते हैं, जी से ग्लास, पी से पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है तो ये तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन लूज करे। इट मीन्स द ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि ग्लास रड पॉजिटिव है तो ये क्या करेगी? ये सिल्क को अपना इलेक्ट्रॉन देगी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, metallic ropes are suspended on the carriers taking inflammable materials. The reason is, तो देखिए, जब कभी भी कोई भी कैरियर्स ट्रैवल हो रही है तो उसमें ड्यू टू इंडक्शन चार्ज इंड्यूस होती है, और इस चार्ज के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज, ये जो आपका मटेरियल है इसका टेम्परेचर में भी अधिक हो सकता है, जिसके कारण वो मटेरियल, उस मटेरियल में क्या हो सकती है? आग लग सकती है। ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू चार्ज इंडक्शन हो सकता है ये मटेरियल का टेम्परेचर हाई हो जाए और इस पर आग लग जाए। दैट्स वाई चार्ज के नेचर को, चार्ज का जो भी इफेक्ट है, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका कैरियर है इसे हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? वायर को ग्राउंड के साथ सस्पेंड कर दिए। इससे क्या होता है, जो चार्ज है वो आपका ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाती है और चार्ज का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, और इससे आपका जो इसका इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। दैट्स वाई जो भी आपका मटेरियल है जिनमें आग लग सकती है, उसके लिए चार्ज के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? रोप्स को सस्पेंड करते हैं। हेंस द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए कंट्रोल करने के लिए नहीं होती है, ऑप्शन बी ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस D। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो मीडियम है वो इसकी डायलेक्ट्रिक की वैल्यू 4 है, वो हमने प्लेस कर दिया। तो अब पूछा गया है कि नया फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो इनिशियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगेन the value of new force will be 1/4 pi, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। दैट्स वाई ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसके जगह पे क्या लिखना होगा? 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हेंस द न्यू फोर्स बिकम F/4 टाइम्स। तो द फोर्स नाउ विल बी F/4। ठीक है, शॉर्टकट में आप लोग ये याद रख सकते हैं, क्या होती है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर द वैक्यूम।
व्हेन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर देन चार्ज ऑन द स्फीयर। तो हमें पता है जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो गिवन है 10⁻14 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के लिए पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्लास 5 का मैथ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल मैथ, +14 -19 क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। दिस अमाउंट चार्ज ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे ये क्या हो रही, रिमूव हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होती है तो चार्ज का सिंबल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जो चार्ज है स्फीयर पे वो क्या आने वाला है, +1.6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, do similar sphere having charge +q -q charges kept at a certain distance, F force act between the two. If at the middle of the two sphere another similar sphere having +q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction. क्या दिया हुआ, एक चार्ज सपोज ए पे है जिसकी वैल्यू +q, दूसरा चार्ज -q लेट ये बी पे है, सेंटर पे हमने क्या किया, अनदर चार्ज जिसकी वैल्यू +q है प्लेस्ड किया। वी हैव टू फाइंड द फोर्स एट द चार्ज सी, एट सी। सी पे फोर्स को फाइंड करना कितना लग रहा है, तो ध्यान देंगे ड्यू टू ए, सिंस नेचर सेम है तो क्या लगेगा फोर्स, रिपल्सन, डायरेक्शन कहाँ होगी, राइट साइड। ड्यू टू बी, सिंस चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो इसके लिए भी कहाँ लगने वाला है फोर्स, राइट साइड। तो ए के लिए फोर्स का नाम दिया F1, बी के लिए फोर्स का नाम दे दिया F2। F1 की वैल्यू क्या होगी, K इंटू, सपोज ये सेपरेशन जो कंप्लीट है वो D है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, D/2, और CB के लिए भी क्या हो जाएगा, D/2। तो K इंटू Q, और Q है तो Q स्क्वायर हो गया, और सेपरेशन D/2 है तो क्या हो जाएगा, D²/4, तो 4 को हमने कहाँ लिखा, ऊपर। दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है दैट्स वाई क्या हो गया, Q², सेपरेशन अगेन D/2, दैट्स वाई स्क्वायर करने पे क्या हो गया, D²/4, और 4 को हमने क्या किया, ऊपर लिखा। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, F1/F2 बराबर KQ²/D², और ये 4 + 4 क्या हो जाएगा, इंटू 8। और अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो इनिशियली A एंड B, इनिशियली A एंड B जो गिवन है +q -q, इसके लिए फोर्स की वैल्यू दे रखी है F। देखेंगे यहाँ पे फोर्स F गिवन दे रखा है, इसी फॉर्म में आंसर भी है। तो यहाँ पे F की वैल्यू को अगर देखा जाए तो क्या आएगा, KQ², और जो सेपरेशन है वो AB के लिए क्या है, D, तो KQ²/D² की वैल्यू क्या है, F। तो यहाँ पे KQ²/D² की जगह पे क्या लिख देंगे, F, तो F इंटू क्या आ जाएगा, 8। और डायरेक्शन कहाँ पे है देख सकते हैं, along राइट डायरेक्शन। दैट्स वाई ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी एड F टुवर्ड्स +q, नो, ये किधर है, टुवर्ड्स -q, तो ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर, अ चार्ज q डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। चार्ज q को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक की वैल्यू q है, सेकंड की वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है ना। इफ द कूलम रिपल्सन बिटवीन देम when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q by small q। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नो दैट द फोर्स विल बी इक्वल टू द K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q।
डिवाइड बाय द सेपरेशन लेट इट इज r देन r², है ना। वी हैव टू मेक द फोर्स मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, क्लास 12th का मैथ, डिफ्रेंशिएट द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और यहाँ कौन है वेरिएबल, स्मॉल q, और करते क्या, इक्वेट करते हैं 0 से और q की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जब इस वैल्यू को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, तो q की वैल्यू आ जाएगी आपका कैपिटल Q/2। इट मीन्स when the charges are half, then the force becomes maximum. So we have to find the ratio small q, sorry capital Q by small q। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैपिटल Q by small q की वैल्यू क्या आने वाली है, 2। मीन्स जब स्मॉल q की वैल्यू Q/2 हो जाएगी तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वैल्यू आपको याद भी रखना है, ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ABCD। ठीक है, हमें फाइंड करना है द चार्ज B पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ABCD, we have to find the force at the B। very easy question। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कहाँ इसका डायरेक्शन है। तो A के लिए जो डायरेक्शन होगा वो राइट साइड में होगा, वैल्यू F। C के लिए कहाँ होगा, ऊपर होगा, वैल्यू होगी F। दोनों की वैल्यू F क्यों लिखा हमने, सेपरेशन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ फोर्स विल ऑल्सो बी सेम। डी के लिए यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, अगर इसके लिए डी है तो इसके लिए क्या होने वाला है, d√2, और डायरेक्शन कहाँ होगा, 45 पे। ठीक है, तो सपोज इसका हमने नाम दे दिया F1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे FA वेक्टर प्लस FC वेक्टर। FA का मैग्नीट्यूड F, FC के लिए मैग्नीट्यूड भी F है, वेक्टर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2F। ठीक है, वैसे ही इसका डायरेक्शन कहाँ पे होने वाला है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हमें पता है जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, 45 पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ F नेट, F नेट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना है, FA वेक्टर प्लस FC वेक्टर, इसमें से हमें ऐड करना है F1 को। ठीक है, तो F1 का भी जो डायरेक्शन है यहाँ पे सेम है जो F नेट का है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू √2F और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे दोनों की, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर में, तो जैसे ही हम लोग वैल्यू को लिखेंगे F1 की वैल्यू को और F नेट की वैल्यू को देखेंगे, √2 इंटू K इंटू Q² बाई जो सेपरेशन था वो कितना हमने एज्यूम किया था, D एज्यूम किया था, D² हो गया, प्लस KQ²। फॉर द F1 द सेपरेशन इज d√2, तो देन d√2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे तो KQ²/D² कॉमन आ जाएगा, √2 + 1/2। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मेटल। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मेटल इज इन्फिनिटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कभी भी सराउंडिंग में हम लोग मेटल मीडियम को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, दैट्स वाई द एप्सिलॉन वैल्यू फॉर द मेटल इज इनफाइनाइट। डाटा आप लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
कीप्ड एट ए डिस्टेंस r, exert ए फोर्स F। अब क्या किया गया, चार्ज की वैल्यू को हाफ किए, सेपरेशन को भी क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो अब पूछा गया नया फोर्स क्या होगा। तो सपोज इनिशियल चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है, सेपरेशन D है, हाफ कर देते हैं तो Q1/2 हो जाएगा, Q2/2 हो गई, और D का वैल्यू क्या हो गया, D इंटू 2। तो देखेंगे इनिशियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, KQ1Q2/D², एंड न्यू फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू Q/2 इंटू Q/2 डिवाइड बाय 2D का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, KQ²/D², ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी KQ²/D² इंटू, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, KQ²/D² इंटू 1/16। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो थ्योरेटिकल। सिंपली अगर हम लोग किसी स्फेरिकल सेल के इनसाइड में गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड में नो चार्ज प्रेजेंट, सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी 0। That's why the electric field value also be equal to 0. So the option A will be correct. Question number 11. A cylinder of radius R and length L is placed in uniform electric field parallel to the cylinder axis. The total flux for the surface. तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि जब कभी भी कोई भी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ऑलवेज फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, 0, क्योंकि टोटल इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाती है, टोटल आउटगोइंग। दिस इज द रीजन, दैट्स वाई द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, कोई भी शेप का हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, फ्लक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। दैट्स वाई द फॉर द सिलेंडर द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई भी शेप दे सकता था, सबके लिए आंसर सेम आने वाला है, 0, कोई भी ओरिएंटेशन हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वेरीज एज r⁴। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इससे हम लोग वर्ड के फॉर्म में बोल सकते हैं कि ये जो आपका वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ r मीन्स सेपरेशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें E की वैल्यू R पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इसके लिए करती है, हम लोगों ने सीखा है, पॉइंट चार्ज के लिए भी इन्वर्सली होती है 1/r², प्लेन इनफाइनाइट शीट इसके लिए E की वैल्यू होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड नहीं करती। लाइन चार्ज के लिए वैल्यू होती है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स E डिपेंड ऑन द R। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, वो किसके लिए है, फॉर शीट, और ये किसमें है, फॉर द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स फेसेस विल बी ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज को प्लेस किया गया तो हमें एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो टोटल क्यूब में 6 फेस है,
गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। 6 फेज से फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 फेज के लिए क्या होने वाला है, सिंस जितने भी फेसेस है वो सिमेट्रिकल है, तो हर एक फेज से सेम फ्लक्स पास करेगी और वैल्यू क्या होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही बकवास सवाल। फाई की वैल्यू क्या होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू दे रखी है यूनिट, तो वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन इनवर्स भी। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, चार्ज क्यू एट सेपरेशन आर। ठीक है, तो यहाँ अभी मैंने इसके पहले ही यहाँ पे देखेंगे आप लोग डिस्कस किया था 12 में भी, कि जो लाइन चार्ज होती है इसके लिए इट इनवर्सली डिपेंड करती है। सेम फॉर द क्वेश्चन यहाँ पे 15 में भी लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, इसे आप लोग डराइव भी कर सकते हैं इस तरह से, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप, इससे आप लोग डराइव भी कर सकते हैं E डॉट डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए सेपरेशन a/2 above the center of the square of the side A. The electric flux through the square is, तो ये बहुत ही बकवास सवाल ये भी है। कोई भी क्लोज शेप होती है, कोई भी क्लोज शेप हो, इनसाइड में चार्ज Q है, तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई भी शेप, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोई भी हो, अगर Q चार्ज इनसाइड में है तो उस शेप के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज Q इनसाइड में प्लेस्ड है, तो वैल्यू कौन सी होगी, ऑप्शन ए। ये केवल और केवल वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है और कोई कारण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर के लिए ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो हमें पता है सेंटर पे E की वैल्यू 0 होती है। ऑल्सो इनसाइड में किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो वहां पे हमें पता है इनसाइड द पॉइंट E की वैल्यू 0। इट मीन्स अगर सेपरेशन को 0 से R तक लेते हैं तो यहां से यहां तक E की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी किसी में 0 दे नहीं रखा, केवल एक ही ऑप्शन ए है, तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे भी देखते हैं। सरफेस पे क्या होता है E की वैल्यू, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड में क्या होती है, E की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान देंगे R की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर से लेस होती है। दैट्स वाई E आउटसाइड की वैल्यू ऑलवेज लेस देन E सरफेस, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए आर स्क्वायर है नीचे में और यहाँ पे क्या है 1/R स्क्वायर। तो R के बाद वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है, जैसा कि ऑप्शन ए में डिस्क्राइब किया हुआ भी है। ऑप्शन बी, सी, डी में इनिशियल वैल्यू को भी लिया गया है, दैट्स वाई ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो वेट की वैल्यू क्या होती है, मैकेनिक्स में सीखा है, वेट की वैल्यू क्या होती है, mg। E की वैल्यू mg के इक्वल, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है, E की वैल्यू mg के इक्वल नहीं है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल दे रखी है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे
इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे वेट के इक्वल करेंगे तो एफ ई बराबर एम जी। तो इस केस में हमसे ई की वैल्यू पूछ रही है। तो एफ ई और ई में एक छोटा सा रिलेशन है, वो क्या होता है, एफ ई की वैल्यू क्या होती है, एफ ई बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ई बराबर एम जी, देन ई बराबर एम जी बाई क्यू। क्या कोई ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे तो एम जी बाई ई, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस फिगर टू पॉजिटिव चार्ज Q2 Q3 प्लेस्ड। देखेंगे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग। यहां पे देखिए ये दोनों यहां पे नेट वैल्यू को अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स के अलोंग। तो Q1 Q2 का नेचर क्या दे रखा है, Q2 Q3 टू पॉजिटिव चार्ज Q2 Q3, नेचर पॉजिटिव है, नेट वैल्यू प्लस एक्स के अलोंग लग रही है। प्लस एक्स के अलोंग तभी पॉसिबल है जब Q1 का नेचर क्या हो, नेगेटिव। क्योंकि प्लस होता तो ये क्या होता, रिपल्सन होता, और नेट वैल्यू कहाँ लगता, टूवर्ड्स माइनस एक्स। तो ये जो नेचर है Q1 का ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे Q1 का नेचर नेगेटिव हो गया, Q2 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव। एक और चार्ज जिसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, ये प्लेस किया गया है x,0। तो पूछा गया है कि अब Q1 पे नेट चार्ज की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्लस Q को ऐड कर दिए तो ऑब्वियस है प्लस वैल्यू माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो फोर्स की वैल्यू प्लस x के अलोंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन ये दिया हुआ है, सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जी हाँ। डिक्रीज, नो। सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव, ये ऑल ऑप्शन गलत हो गए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज। तो इसके लिए हम लोगों ने जो बेसिक सीखा है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कॉन्टिन्यूस हो सकती है, जी हाँ कॉन्टिन्यूस होती है, बट इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन होता है कि कोई भी दूसरा चार्ज, नो अनदर चार्ज प्लेस्ड एट द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस तभी हो सकती है, दिस इज द कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी है ये, जब कोई भी चार्ज इसके अलोंग प्रेजेंट ना हो। ठीक है, चार्ज प्रेजेंट होती है तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिसकॉन्टिन्यूस। अगर कंडक्टर होती है तो हमने सीखा है कंडक्टर के इनसाइड में ए की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हो सकता है फॉर दिस चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मे बी डिसकॉन्टिन्यूस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड में रखते हैं तो उस पॉइंट पे हो सकता है चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, डिसकॉन्टिन्यूस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, नो, इट इज कंडीशनल। व्हाट इज द कंडीशन, नो अदर चार्ज प्लेस्ड एट द फील्ड। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, discontinuous if there is a charge at that point, discontinuous only if there is a negative charge at that point, ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग और भी नए क्वेश्चन लेके आएंगे इसी चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।